हाय डियर। तो आज स्टार्ट करते हैं कहाँ? तो आज स्टार्ट करेंगे क्या? तो बायोलॉजी में क्लास 11th का जो है ये स्टार्ट करने वाले। क्या आप तो जानते ही होंगे? नहीं जानते हो तो बता देते हैं, ठीक है? एक मिनट, क्लियर? हाँ, बायोलॉजी में आज क्लास मतलब 11th के चैप्टर 1 के टॉपिक मेरा क्या रहेगा? सेकंड रहेगा। बायोडाइवर्सिटी के बारे में आज जानेंगे। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट भी रहेगा कि फर्स्ट बार आए होंगे तो प्यार से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग से मेरा एक एडवाइस रहेगा। क्या एडवाइस रहेगा? हाई एम, हमेशा एम हाई रखो। और फिर नेवर क्वाइट, कभी भी अपने जो भी हाई एम है मतलब ऊंचा लक्ष्य रखेंगे और उसे कभी भी हार जल्दी मत मानिए। इसलिए हाई एम और नेवर क्वाइट, ये ध्यान रखिएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं आज क्वेश्चन आपके लिए बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या सीखना इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या क्या है, ये सब बताएंगे। इसलिए आप लोग मेरे क्लास में बने रहिएगा। आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आगे बढ़े तो आप लोग रेडी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको आगे जब समझ मतलब जो क्वेश्चन आएगा ना उसको समझना आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर नहीं एक्सप्लेन करेंगे तो आगे जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पे समझाना थोड़ा सा और आपको जल्दी समझ में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसलिए अभी जो एक्सप्लेन करेंगे उसे पूरा ध्यान दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आगे जो क्वेश्चन आएगा ना वो एकदम इजी हो जाएगा आपको समझना। तो अभी जो हम आपको क्या बताएंगे, आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ बायोडाइवर्सिटी में क्या जाना इंपॉर्टेंट होता है वो बता देता हूँ, तो ज़्यादा मजा आने वाला है। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी देखिए, बायोडाइवर्सिटी रियलिटी में क्या लग रहा है? बायोडाइवर्सिटी ये दो शब्द से मिलके बना है, टू वर्ड से मिलके बना है। याद रखिएगा कितने वर्ड? 2 वर्ड से मिलके बने हैं। आप बोलेंगे कौन कौन वर्ड है, तो याद रखिएगा एक वर्ड का नाम है क्या? बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल हो गया। और दूसरा वर्ड है उसका नाम है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी। अब जब भी डाइवर्सिटी रहेगा लिखा हुआ तो आप याद रखिएगा डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंट या डिफरेंस बोलिए, उसको ही डाइवर्सिटी बोला गया। उसको आगे चल के वैरायटी भी बोला गया। तो आगे क्लियर होता है। बायोलॉजिकल मतलब समझ में याद रखिएगा जैविक, जैविक का मतलब ये होता है कि जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उसी को हम जैविक बोलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में आएगा आगे चल के वैरायटी आएगा। क्या आएगा? वैरायटी। वैरायटी जब आएगा इसका मतलब होता है डिफरेंस। मतलब क्या? एक भिन्नता के बारे में बात हो रहा है। क्या? भिन्नता, जीवों का भिन्नता। मतलब हमारे आसपास में जितने भी जीव पाए जाते हैं एक ही टाइप के नहीं होते हैं, अलग अलग स्पीसीज के जीव होते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में हम जानेंगे कि मतलब जितने भी जीव है सबका अपना अपना एक स्पीसीज होते हैं, सब अपने अपने स्पीसीज में होते हैं। तो मतलब अनेकों सारे मतलब मोर देन क्या होते हैं? स्पीसीज के जीव होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं मोर देन स्पीसीज के जीव? तो बायोडाइवर्सिटी में पाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी का 2 नाम होता है। यहाँ पे जो हम लोग जानेंगे वो 3 पॉइंट को जानेंगे ज़्यादा। एक जानेंगे टेरेस्ट्रियल, एक टेरेस्ट्रियल जानेंगे कि जो स्थल पे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं ये जानेंगे। टेरेस्ट्रियल मतलब बायोडाइवर्सिटी में एक टेरेस्ट्रियल हो गया। और सेकेंड हो गया एक्वाटिक। एक्वाटिक का मीन्स हमेशा ध्यान रखिएगा होता है, एक्वाटिक मतलब हो गया जल, जल में कौन कौन से स्पीसीज के जीव पाए जाते हैं वो जानेंगे। स्थल पे कौन कौन से स्पीसीज के जीव पाए जाते हैं वो जानेंगे। और एक्वाटिक में कौन कौन से पाए जाते हैं मतलब जलीय कौन कौन से जीव होते हैं वो जानेंगे। और फिर एक होते हैं इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल मतलब इकोलॉजिकल बोलिए या इसको इकोसिस्टम बोल सकते हैं। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम यानी कि इकोलॉजिकल बोलिए या इकोसिस्टम में मतलब कि जो भी इकोसिस्टम में जो भी पाए जाते हैं मतलब वातावरण में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, ये सब को हम जानेंगे इसमें। तो 3 पॉइंट होता है, ये 3 पॉइंट टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक और इकोलॉजिकल मतलब ये तीनों क्षेत्र में कौन कौन से स्पीसीज के जीव पाए जाएंगे वो सबको डीप और डिटेल में जानेंगे। तो इसमें से हम आगे बढ़े तो आपको और यहाँ पे कुछ और बताना चाहते हैं। जैसे देखिए आगे चल के जब क्वेश्चन में आपको मिलेगा क्या? फौना मिलेगा। जब भी लिखा रहेगा फौना, ई वर्ड लिखा रहेगा, याद रखिएगा एफ है ऊपर में, फौना लिखा रहेगा तो समझिएगा जंतु के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में? जंतु के बारे में। जब भी लिखा रहेगा क्या चीज? फ्लोरा, फ्लोरा ये लिखा रहेगा वर्ड तो याद रखिएगा पेड़ पौधा के बारे में बात हो रहा है। जब भी पेड़ पौधा के बारे में बात होगा हम बोलेंगे फ्लोरा, तो याद रखिएगा पेड़ पौधा। फौना बोलेंगे तो जंतु। आगे चले, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा देखता हूँ यहाँ पे स्पेस है तो आपको समझाने में और इजी हो जाएगा। देखिए जब याद रखिए बायोडाइवर्सिटी में अगर बात किया जाए कि अभी तक कितने जीव मतलब एक तरह से एस्टीमेट कितने जीव का है, एस्टीमेट कितने जीव का है ना, एस्टीमेट अभी तक कितने जीव के प्रजाति स्पीसीज के बारे में एक पता चल चुका है एस्टीमेट से। तो एस्टीमेट के अगर माइंड से चलेगा तो 1 करोड़ कितना? 1 करोड़ कितना? याद रखिएगा 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख जीव के बारे में, जीव के स्पीसीज के बारे में पता चल चुका है। तो जब आगे हम बताएंगे तो वहां पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जब भी 1 करोड़ 80 लाख ऐसे स्पीसीज
के जीव यानी कि हमारे टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ पे पाए जाते हैं, उनके बारे में एक तरह से रिसर्च हो चुका है कि हमारे अर्थ पर कितने स्पीसीज पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा 1,80,00,000 लाख बोलिए 80 लाख बोलिए 1,80,00,000 जीव प्रेजेंट है, उसके बारे में स्पीसीज के बारे में रिसर्च हो चुका है। ऐसे और सारे जीव पर रिसर्च होना अभी बाकी है, बहुत सारे जीव ऐसे रिमाइंडर में हैं, लेकिन एस्टिमेट के बारे में बात की इसीलिए हम बताए 1,80,00,000 प्लस भी हो सकते हैं और या माइनस में भी आ सकते हैं, लेकिन एस्टिमेट है तो 1,80,00,000 एस्टिमेट मतलब यहां तक के जीव के बारे में रिसर्च हो चुके हैं। आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फिर बायोडाइवर्सिटी में कि कौन कौन से वर्ड। तो यहाँ पे याद रखिएगा फौना, फ्लोरा और ये सब वर्ड रहेगा। बायोडाइवर्सिटी दो वर्डों से मिलकर बने हैं और कितने एस्टिमेट जीव है तो जान ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट को कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा बायोडाइवर्सिटी जब भी बोलेगा तो आसपास में जितने भी बायोडाइवर्सिटी में जब भी अगर बात किया जाएगा कि बताइए कि क्या क्या इससे हम समझे कि बायोडाइवर्सिटी में कौन कौन से जीव रहते हैं, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा बायोडाइवर्सिटी में जितने जैसे हो गया क्या एनिमल हो गया और एनिमल ले लेते हैं और फिर प्लांट ले लेते हैं और फिर क्या माइक्रोबीज ले लेते हैं। माइक्रोबीज का मीन्स जो जीव सूक्ष्म है ये सब होते हैं बायोडाइवर्सिटी में। अगर सिंपल में बोलना चाहे तो इतना ध्यान रखिएगा पालतू पशु से लेकर और खेती के फसल से लेकर और वन्य के पेड़ पौधा से लेकर और जितने भी जंतु है वो सब डाइवर्सिटी में पाए जाते हैं, यानी कि सभी डाइवर्सिटी में रहते हैं, मतलब बायोडाइवर्सिटी में रहते हैं। आप बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी और जंतु और बायोडाइवर्सिटी अगर सही से अगर मेंटेन नहीं हुआ तो हमारे जितने भी जीव है उसका क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक यहां से डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, खत्म हो सकता है। इसलिए बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी कैसे बनेगा, तो प्लांट को मेंटेन रखना जरूरी होगा और ओजोन परत को देखना पड़ेगा कि उसका क्या हमारे मतलब ओजोन परत तभी सेफ रहेगा जब हम प्लांट अच्छे से अपने इन्वायरमेंट को बनाए रखेंगे। इन्वायरमेंट में प्लांट रहेगा ऑटोमेटिक ओजोन परत का एक लेयर सही बना रहेगा, उसका लेवल सही रहेगा तो ऑटोमेटिक हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो डाइवर्सिटी है वो अच्छे रहेंगे, तो हम लोग का ऑटोमेटिक है क्या ग्रोथिंग डेवलप होने लगेगा। जैसे हमारा बायोडाइवर्सिटी में जैसे भी थोड़ा भी फॉल्ट अगर आ गया तो समझिए कि हमारा जो भी स्पीसीज है वो ऑटोमेटिक क्या होना, डिस्ट्रॉयड होना शुरू हो जाएगा, विनाश की तरफ चलने लगेगा। हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं और एक ब्लैंक पेज को ओपन कर देता हूं। उस ब्लैंक पेज में और जानने के कुछ अगर आप लोग के भी माइंड में क्वेश्चन है तो हम चाहेंगे जाना। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। क्या चीज, जब भी अगर याद रखिएगा ये जो है ना फाइव टाइप्स किंगडम के बारे में अगर जब भी बात होगा 5 टाइप्स किंगडम, तो याद रखिएगा 5 टाइप जो किंगडम थे ना वो आर विटेकर जी दिए थे। किंगडम कितने जी किंगडम में रखे गए तो याद रखिएगा 5 टाइप्स किंगडम है। इनका जो नाम था ना वो था रॉबर्ट, याद रखिएगा रॉबर्ट एच और क्या नाम था उनका, बीटेकर, याद रखिएगा बीटेकर। तो याद रखिएगा बीटेकर इनका नाम है। आर बीटेकर जी ने मतलब ये 5 मतलब जो 3 टाइप्स था किंगडम उसको 5 टाइप्स किंगडम बना दिए थे। और 5 टाइप्स किंगडम में आर बीटेकर जी के द्वारा कौन कौन दिया गया था, तो याद रखिएगा मोनेरा किंगडम दिया गया था, ये मोनेरा किंगडम आया। फिर उनके द्वारा कौन कौन से दिया गया था, तो याद मोनेरा किंगडम हो गया, प्रोटिस्टा किंगडम हो गया, प्रोटिस्टा, ये प्रोटिस्टा किंगडम आ गया। और फिर हम जानेंगे प्रोटिस्टा। याद रखिएगा एक चीज, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी में उसमें बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जानेंगे, लेकिन इस सब इसलिए कुछ मतलब क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस सब से रिलेटेड, क्योंकि इस सब के बारे में जानते रहेंगे तो आगे आपको क्लियर आ जाएगा कि इन्हीं मतलब ह्यूमन को किस किंगडम में रखा गया, किस फाइलम में रखा गया, किस ऑर्डर में रखा गया, किस प्राइमेटा में और किस ऑर्डर में रखा गया और किस जेनस में रखा गया, किस फैमिली में रखा गया, किस स्पीसीज में रखा गया, ये सब जान पाएंगे। प्राइमेटा जो मैंने बोला ना, तो ह्यूमन को ऑर्डर जो है वो प्राइमेटा का है, इसलिए मैंने प्राइमेटा बोला, तो याद रखिए। तो प्रोटिस्टा किंगडम हो गया और फिर फंगी किंगडम आ जाएगा, फंगी किंगडम याद रखिएगा। अब ये फंगी किंगडम जब से आ जाएंगे ना तो ये इसमें हम इसलिए थोड़ा डैश दे दिया ताकि आगे क्लियर कुछ बताऊंगा। आप 4 में आ जाते हैं प्लांट किंगडम, याद रखिएगा प्लांट किंगडम। अब ये प्लांट किंगडम जब आ जाएंगे तो नेक्स्ट आता है क्या, याद रखिएगा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम यहाँ जो आप समझे रहेंगे ना तो आगे आपको क्वेश्चन में समझाना और हमारे लिए इजी हो जाएगा। मोनेरा किंगडम जब भी बोला जाएगा ना तो याद रखिएगा इसमें प्रोकैरियोटिक सेल के अकॉर्डिंग से इसको अलग कर दिया गया, यानी मोनेरा किंगडम में वही सिर्फ जीव रहेंगे, उसी स्पीसीज का जीव रहेंगे, वही जीव रहेंगे जिसका बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल से बना होगा। यानी कि सेल का 2 टाइप होता है, याद रखिएगा हमेशा। सेल का कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। एक टाइप को हम क्या बोलते हैं, यानी यूकैरियोटिक, याद रखिएगा यूकैरियोटिक बोलते हैं, यूकैरियोटिक बोलते हैं। और दूसरा जो होता है मेरा उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक हो गया प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब याद रखिएगा EU है, कैरियोटिक, याद रखिएगा। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हो गया, ध्यान रखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो इसको हम इरेज करके भी बता देंगे ऐसे।
याद रखिएगा, सिंपल सा है। अब यहाँ पर देखिए क्या समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट। और अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यूकैरियोटिक लिखें, समझ में नहीं आया तो यहाँ पे क्लियर लिख देते, यूकैरियोटिक, आप समझ में आ गया। यूकैरियोटिक सेल हो गया और ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, ध्यान रखिएगा, तो हो गया। चलिए अब एक चीज यहाँ पे क्या था, तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक था। मोनेरा किंगडम में वही जीव को रखा जाता है जिसका शरीर प्रोकैरियोटिक सेल से बना हो। अब प्रोटिस्टा में किसको रखा जाएगा, फंगी में, तो ये जानते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम में उसको रखा जाएगा जो यूकैरियोटिक का होगा। किसका होगा, यूकैरियोटिक का होगा। एक मिनट, अब वैसा जीव को रखा जाएगा जो यूकैरियोटिक का होगा, यूकैरियोटिक सेल का जिसका जीव शरीर बना होगा वही आएगा प्रोटिस्टा किंगडम में। फंगी में कौन आएगा, ये भी आएगा यूकैरियोटिक का। अब इसमें क्या डिफरेंट है वो समझा देता हूँ। यूकैरियोटिक सेल इसका भी रहेगा और इसका भी रहेगा यूकैरियोटिक का, और यूकैरियोटिक सेल का ये भी रहेगा बना हुआ। और फिर यहाँ पे जो है एनिमल किंगडम, इसका भी बॉडी रहेगा यूकैरियोटिक सेल का बना रहता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है देखना, ये याद रखेगा। प्रोकैरियोटिक में आप बोलेंगे कौन कौन से ऐसे आते हैं जीवाणु, तो प्रोकैरियोटिक में जो आएंगे ना, प्रोकैरियोटिक में, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक में वो जीव आएंगे, जैसे हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा, एक हो गया नोस्टोक, ये एक जीवाणु आते हैं प्रोकैरियोटिक में यानी कि मोनेरा किंगडम में, और दूसरा आते हैं माइको क्या, प्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का एक जीवाणु है, जीव है, यानी जीव मानिए या माइक्रोबीज मानिए, मतलब कोई सूक्ष्म जीव जो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत ये दो जीव आते हैं। ऐसे बहुत आते हैं लेकिन एग्जाम्पल में दो लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आएंगे किस में आएंगे, प्रोटिस्टा में आएंगे। प्रोटिस्टा किंगडम में कौन कौन आते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, युगलीना हो गया। लेकिन यहाँ पे नहीं, तो एक काम करता हूँ, इरेज करके लिख देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ तक देख लिया प्रोकैरियोटिक। अब यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ लिख करके कि इसमें कौन कौन आएगा। अरे अब यहाँ पे आराम से समझा देता हूँ तो काफ़ी अच्छा से समझ में आ जाएगा। क्या आप सबके बारे में तो जान ही गया, इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आएगा ये बता देता हूँ। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें जो है ना मोनेरा किंगडम में ये आएगा नोस्टोक हो गया, और एक आ गया माइकोप्लाज्मा, ये आ जाएंगे। दो ऐसे एग्जाम्पल दे दिया हूँ। अब हमने प्रोटिस्टा किंगडम में कौन कौन से जीव आते हैं इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें याद रखिएगा, अमीबा हो गया, अमीबा, युगलिना आ गया, और अमीबा हो गया। दो एग्जाम्पल दे देता हूँ, अमीबा हो गया, युगलिना हो गया। पैरामीशियम को भी इसमें ले सकते हैं, पैरामीशियम भी इसमें आता है। और याद रखिएगा फंगी किंगडम में कौन आएगा, तो याद रखिएगा मशरूम आ जाएगा, मशरूम हो गया। इसमें तो एक ही के एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे, मशरूम हो गया। और प्लांट किंगडम में कौन आएगा, सब प्लांट किंगडम में आ जाएगा, ट्री आ जाएगा, ये आ जाएगा, ट्री हो गया। एनिमल किंगडम में कौन आ जाएगा, जो भी मल्टी सेल से जिसका शरीर बना हुआ है, मल्टी सेलुलर सब आ जाएंगे। मल्टी सेलुलर सेल से जिसका भी शरीर बना है वो सब आ जाएगा, किस में, एनिमल किंगडम में आ जाएगा। और ये प्लांट किंगडम में एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें वही आएगा जो क्लोरोफिल करेगा, क्लोरोफिल, याद रखिएगा। यानी कि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट, मतलब जो जीव में, यानी कि जो मतलब प्लांट हो या जो भी प्राणी हो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा तो प्लांट किंगडम में रहेगा। और इसमें क्या रहता है, फंगी किंगडम में भी क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, प्रेजेंट। यहाँ याद रखिएगा, ये जो है ना भाई मशरूम, इसमें क्या होता है याद रखिएगा। ये प्रोटिस्टा है ना, इसमें क्या होता है याद रखिएगा, ये होता है, ये मतलब अमीबा, ये सब हो गया आपका, ये हो गया प्रोकैरियोटिक, ये हो गया यूकैरियोटिक, मतलब सूक्ष्म। और याद रखिएगा यहाँ क्या होता है, यहाँ फंगी किंगडम में क्या होता है, ऑब्सेंट होता है, क्लोरोफिल ऑब्सेंट होता है। क्लोरोफिल यहाँ फंगी किंगडम में ऑब्सेंट रहेगा, तो वही प्लांट को रखा जाएगा फंगी किंगडम में जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन नहीं होता है। और यहाँ पे क्लोरोफिल रहता है तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन होता है। लेकिन फंगी किंगडम में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, क्योंकि फंगी किंगडम के जो भी प्लांट होते हैं, जो भी जीव होते हैं, उसमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल ऑब्सेंट होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होंगे। इसलिए फंगी किंगडम में मशरूम फॉर एग्जाम्पल हो गया। और प्रोटिस्टा किंगडम में आप समझ गए, अमीबा हो गया, जो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा इसमें जनन होता है। याद रखिएगा, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा इसमें होगा जनन का क्रिया होगा। और ध्यान रखिएगा, इधर तो हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा क्या, सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन, ये दोनों में चलता रहता है। लेकिन अक्सर जो आपका है एनिमल किंगडम, इसमें हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही चलता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके द्वारा इसमें होता है। आगे अब जो भी क्वेश्चन आएगा आपको समझने में और आसान हो जाएगा।
अब ध्यान रखिएगा एक चीज़, जब भी अगर पूछा जाएगा कि ह्यूमन के बारे में तो इसको अगर आप लोग प्यार से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद क्या है आगे फिर हमने क्या करेंगे, कुछ पॉइंट बता देते हैं इससे रिलेटेड, किससे, जो किंगडम होता है, टैक्सोन के बारे में थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ तक लिख लिए होंगे तो आगे थोड़ा सा इरेज करता हूँ। अब यहाँ तक देख लिए तो आपको प्यार से थोड़ा टैक्सोन के बारे में बताता हूँ। बायोफाइटा, ये बायोडाइवर्सिटी में जो पढ़ना होता है वो सब बता देता हूँ। ब्रायोफाइटा ये है ना प्लांट का, जो है ना प्लांट यानी वनस्पति, उसका दो उपजा दो क्या होता है, सब किंगडम होता है, दो सब किंगडम होता है ना, उसी में आता है ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा आता है। अब इसमें हम क्या बताने वाले वो ध्यान से इसमें, जब भी अगर टैक्सोन की बात आएगा कि टैक्सोन बताइए, और याद रखिएगा ये टी लिखा हुआ है यहाँ पे। आज जब भी बोला है टैक्सोन के बारे में तो देखिए कैसे हम उसको हटाएंगे और कैसे हम समझते हैं, ये चलते हैं। अब ध्यान से इसको समझने के लिए यहाँ आते हैं। अब किधर गया, आओ। अब देखिए जब भी लिखा रहेगा टैक्सोन, टैक्सोन तो याद रखिएगा सबसे पहले आ जाएगा क्या, किंगडम आ जाएगा, किंगडम आएगा, किंगडम के बाद क्या आ जाएगा, याद रखिएगा फाइलम आ जाएगा, फाइलम के बाद क्या आ जाएगा, याद रखिएगा क्लास आ जाएगा, और क्लास के बाद टैक्सोन में किसी भी जीव को है ना इस तरह से हम सेट करेंगे, किंगडम होगा, फाइलम होगा, क्लास होगा, फिर ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर के बाद क्या आ जाएगा, फैमिली आ जाएगा, फैमिली के बाद तो क्या हो गया 1 2 3 4 5, और फिर जेनस आ जाएगा, और जेनस के बाद स्पीसीज आ जाएगा। ये आपका टैक्सोन हो गया किसी भी जीव का। जैसे आप मान लीजिए ह्यूमन का, अगर हम पूछेंगे कि ह्यूमन के बताइए किंगडम क्या, ह्यूमन किस किंगडम में रहते हैं, तो आप समझते हैं ह्यूमन जो है ना, जो ह्यूमन किंगडम में रहता है, एनिमेलिया किंगडम में रहता है, एनिमेलिया किंगडम में रहता है, एनिमेलिया में रहता है। अब यहाँ आप ये समझ गए पॉइंट को। अगर आपसे अगर पूछे कोई कि बताइए ह्यूमन किस फाइलम में रहता है, वो भी समझा देते हैं थोड़ा सा, फिर बायोडाइवर्सिटी में आएंगे, थोड़ा सा समझा देता हूँ तो क्लियर है। किंगडम हो गया। आज जब आपसे पूछेगा कि बताइए ह्यूमन को किस फाइलम में रखा गया, क्योंकि आगे जब आएंगे टेक्स्ट यानी इसमें जो टॉपिक बायो, ये जो द लिविंग वर्ल्ड है, तो वो जो टॉपिक थर्ड आएगा, तीसरा टॉपिक आएगा जिसमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, उसमें फिर एक्सप्लेन इसको हम करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते ताकि समझ में थोड़ा सा पहले आ जाएगा तो और आसान हो जाएगा वो टॉपिक को समझना। वहाँ पे अभी बायोडाइवर्सिटी में ये जानेंगे कौन कौन से जीव ये धरती से डिस्ट्रॉयड हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, ये सबको जानेंगे। और फिर ये जो है ना मतलब थर्ड जो मेरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक, उसमें जानेंगे कि कैसे, और इसमें भी जानेंगे कि नामाकरण के बारे में भी जानेंगे, जैसे ICIBCN, ICBN, ICZN, मतलब इसका मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ICBN, ICZN का फुल फॉर्म ये सब क्लियर जानेंगे। तो आगे जो टॉपिक आएगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, उसमें भी जानेंगे, और यहाँ भी जानेंगे इसमें किसमें, बायोडाइवर्सिटी में, कि कैसे कौन जीव आए, कैसे विलुप्त हुए, ये सब जानेंगे। तो जब भी अगर फाइलम के बारे में बात अगर होगा तो याद रखिएगा फाइलम किस फाइलम में रखा गया, तो याद रखिएगा किस फाइलम में रखा गया, तो याद रखिएगा कॉर्ड डेटा में, कॉर्ड डेटा में। एक चीज़ यहाँ पे बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको और बताता हूँ। जब भी अगर फाइलम की बात किया जाएगा, और जितने भी प्राणी हैं ना, जितने भी प्राणी मतलब जो भी प्राणी में आते हैं, एनिमल किंगडम से रिलेटेड आते हैं, प्राणी में जब भी आते हैं यानी प्राणी से रिलेटेड यानी एनिमल किंगडम से रिलेटेड, आपसे पूछा जाए कि एनिमल किंगडम में जो भी आते हैं जीव, उस सब को कितने फाइलम में रखा गया, तो याद रखिएगा हमेशा बोलेगा 11 फाइलम में रखा गया। अगर आप बोलेंगे तो 11 फाइलम के नाम भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो याद रखिएगा एनिमल किंगडम में जो फाइलम है ना, टोटल 11 है। तो एनिमल किंगडम में जो भी आते हैं जीव, उसको 11 फाइलम में रखा गया। 11 फाइलम में से जो ह्यूमन को रखा गया है, वो फाइलम का क्या नाम है, तो याद रखिएगा कॉर्डेटा नाम है। यानी ह्यूमन को जो रखा गया है किस फाइलम में, कॉर्डेटा फाइलम में। ह्यूमन को रखा गया है किस किंगडम में, तो याद रखिएगा एनिमेलिया किंगडम में रखा गया। अब अगर हम बात करें कि ह्यूमन को किस कहाँ पे, तो किंगडम फाइलम हो गया। अब आएंगे किस में, क्लास में, कि किस क्लास में रखा गया ह्यूमन को, तो याद रखिएगा ह्यूमन को जो रखा गया वो क्लास का नाम है मैमेलिया। मैमेलिया, मैमेलिया बोलिए या मैमल बोलिए, दोनों चलेगा, याद रखिएगा। मैमेलिया बोलिए या मैमल्स बोलिए। मैमेलिया, मैमेलिया किस में रखा गया, मैमेलिया क्लास में रखा गया। अगर पूछा जाएगा कि ह्यूमन को किस ऑर्डर में रखा गया, तो याद रखिएगा किस ऑर्डर में पूछा जाए, तो याद रखिएगा प्राइमेटा में। प्राइमेटा हो गया, या इसको प्राइमेट भी लिख सकते हैं, प्राइमेट।
प्राइमेट्स में रखा गया। अगर पूछा जाएगा आपको जो किस ऑर्डर हो गया, अब ये क्या ऑर्डर के बाद क्या आएगा, तो ध्यान दीजिए ऑर्डर के बाद फैमिली आएगा। किस फैमिली में रखा गया, तो होमिनिडी में रखा गया, याद रखिएगा। किस फैमिली में रखा गया, तो होमोनीडी में, होमोनीडी फैमिली में रखा गया, होमोनीडी में फैमिली में रखा गया। आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए ह्यूमन को, अब ह्यूमन को किस में, ह्यूमन को अब ये और क्या हो गया, फैमिली हो गया, होमिनिडी हो गया, तो फैमिली के बाद क्या आता है, जेनस। किस जेनस में रखा गया, तो जेनस के जब बात आएगा तो याद रखिएगा जेनस आता है तो क्या आ जाएगा, जेनस पूछेगा ह्यूमन का जेनस, तो याद रखिएगा होमो होता है, होमो हो गया। अगर ह्यूमन का पूछेगा जेनस हो गया, आप पूछेंगे एस्पेसीज, एस्पेसीज तो होमोसेपियंस याद रखेगा, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस आ जाता है। आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो हम यहाँ क्लियर समझा देते हैं। याद रखिए ह्यूमन को किस किंगडम में, एनिमलिया किंगडम में, ह्यूमन के किस फाइलम में, कॉर्डेटा फाइलम में, और ह्यूमन को किस ऑर्डर में किस क्लास में रखा गया, मेमेलिया क्लास में रखा गया। ह्यूमन को किस ऑर्डर में, प्राइमेट्स में रखा गया। ह्यूमन को किस फैमिली में, होमिनिडी में रखा गया। ह्यूमन को किस जेनस में, होमो में। ह्यूमन को किस स्पीसीज में, होमोसेपियंस में रखा गया। इस तरह के लिए हमने आपको टेक्सोन समझा दिया है ताकि आगे चल के आपको आसान हो जाएगा समझना और जानना। अब अगर बोलेंगे तो हमने फाइलम के बारे में लिख देता हूँ कि कौन कौन से फाइलम आते हैं, 11 ये समझा देता हूँ। पूरे ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा मैं अरेंज करता हूँ तो आसान हो जाएगा आपको समझना। इधर से अरेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसान हो जाएगा, यहीं पे क्लियर हो जाएगा। रेज हो तो प्यार से देखिए सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने फाइलम के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्यार से क्या कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए, आप लोग नोट कीजिए, समझिए, जहाँ पे डाउट होता है वहाँ पे अपनी कमेंट कीजिए और आसानी से हमने समझा देंगे। याद रखिएगा जो भी डब्बा में लॉक है वो सब इसका आंसर है, इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, आगे वो ऊपर में क्लियर। तो हमने इसको अरेंज करें तो आप लोग वहाँ से अगर देख लेंगे तो प्यार से हमने अरेंज करता हूँ और आपको मैंने फाइलम के बारे में क्लियर कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा। चलिए तो इरेज कर देता हूँ और फिर जाके मैंने एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन सा आता है क्या। यस, अब इतना स्पेस में तो ऑटोमेटिक आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। अगर जब भी आपसे अगर पूछा जाएगा, क्या चीज़ पूछा जाएगा, याद रखिएगा कि जो एनिमल किंगडम में कितने फाइलम आते हैं, एनिमल किंगडम में, तो याद रखिएगा एनिमल किंगडम में टोटल जो होते हैं ना, और ह्यूमन को किस फाइलम में, कॉर्डेटा में, तो टोटल जो फाइल आते हैं, फाइलम बोलिए या फाइल बोलिए, तो टोटल फाइल आते हैं 11 फाइल आते हैं। याद रखिएगा कितने फाइल आते हैं, 11 आते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा, 11 फाइल होते हैं। तो एक फाइल को नाम बताता है, जैसे प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ में भी, ये भी एक क्या फाइलम है, प्रोटोजोआ एनिमल किंगडम में। इसमें भी प्राणी, कुछ दूसरा प्राणी रहते हैं, दूसरा स्पीसीज के प्राणी रहते हैं। फिर आते हैं पोरीफेरा, याद रखिएगा पोरीफेरा भी एक फाइलम है, फाइलम। फिर थर्ड आते हैं क्या चीज, याद रखिएगा क्या, प्लाटी हेलमिन्थीज, प्लाटी हेलमिन्थीज, याद रखिएगा हेलमिन्थीज, प्लांटी हेलमिन्थीज हो गया। और फिर 4 क्या आ जाता है, याद रखिएगा एस्केलमेन्थीज, प्लांटी हेलमिन्थीज हो गया, हेलमिन्थीज हो गया, एस्केलमेन्थीज हो गया। और फिर याद रखिएगा कौन आएगा, एस्केलमेन्थीज के बाद आता है क्या चीज, तो याद रखिएगा अर्थ्रोपोडा, ये भी एक फाइलम है। फिर 6 में कौन आ जाएगा, मोलस्का, मोलस्का हो गया। और फिर 7 में कौन ले लेते हैं, एनीडा, एनीलीडा, एनीलीडा, एनीलीडा हो गया, एनीलीडा फाइलम। फिर 8 में ले लेते हैं किसका, याद रखिएगा इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा हो गया फाइलम। और फिर 9 में जो आते हैं वो कौन आते हैं इकाइनोडर्मेटा के बाद, याद रखिए कॉर्डेटा। 10 में आते हैं हेमी कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा हो गया। इस तरह से 10 आ गया। 11 में सोचिए कौन आएंगे, तो याद रखिएगा एस्केलमेन्थीज हो गया, अर्थ्रोपोडा हो गया, प्लांटी हेलमेन्थीज हो गया, सिलेंट्रेटा, सिलेंटेरेटा,
ये सिलेंट्रेटा आते हैं। जिस तरह से 11 हो गया आपके फाइलम, सब में अलग अलग स्पीसीज के जीव पाए जाते हैं। सिलेंट्रेटा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, प्लांटी हेलमेंथीज और एस्केलमेंथीज, और फिर क्या हो गया अर्थ्रोपोडा, और फिर मोलस्का, मोलस्का याद रखें, मोलस्का, एनिलीडा और एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा। इस तरह से 11 हो गया फाइलम। इस फाइलम में सभी स्पीसीज के जीव, एनिमल किंगडम में जो भी स्पीसीज के जीव आएंगे सभी स्पीसीज के जीव इस फाइलम में अपना सेटल होते हैं। तो ह्यूमन किस में आते हैं, इस फाइल में आते हैं ह्यूमन, सिर्फ ह्यूमन। प्राइमेटा का जो भी है जीव यानी कि एनिमलिया किंगडम में जो भी है मतलब ह्यूमन है वो सिर्फ आता है एनिमलिया किंगडम में आता है, उसका जो है फाइलम कॉर्डेटा है। फिर प्रोटोजोआ, पोरीफेरा में अलग अलग सब स्पीसीज के जीव आते हैं तो अपने सेल के अकॉर्डिंग से। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं आसानी से फिर क्वेश्चन को। तो याद रखिएगा हाई एम नेवर क्वाइट। तो चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्यार से देख लीजिए, समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिर जानते हैं कि नेक्स्ट फाइलम कौन कौन है। सिलेंट्रेटा याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को ताकि आपको समझ में बहुत आसानी से आएगा। अब चले तो जल्दी कमेंट कीजिए, हम चलते हैं क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन पे आएंगे तो आसानी से आपको समझ में आने लगेगा। देखिए व्हाट इज, जब ये बोलेगा बायोडाइवर्सिटी तो याद रखिएगा बायोडाइवर्सिटी, जब भी अगर बोले बायोडाइवर्सिटी तो याद रखिएगा बायोडाइवर्सिटी जो है ना इसमें दो ये काम होते हैं, याद रखिएगा। पालतू समझ रहे हैं बात को, पालतू जब भी अगर लिखा रहेगा पालतू जितना हुआ, पालतू जानवर से लेके जानवर हुआ, पालतू जानवर हुआ, या समझिए खेती हुआ, खेती के फसल हुआ, या मान लीजिए बनने के पेड़ पौधा हुआ, समझे। और फिर पेड़ पौधा जब हो गया बन के तो ऑटोमेटिक जंतु भी आएंगे। ये सब जंतु जितने भी है ये सब बायोडाइवर्सिटी में रहते हैं, बायोडाइवर्सिटी में रहते हैं, याद रखिएगा हमेशा। ये पालतू जानवर, खेती का फसल बनने का पेड़ पौधा और जितने भी जंतु है सब बायोडाइवर्सिटी में होते हैं। और बायोडाइवर्सिटी को संतुलन बनाने के लिए याद रखिएगा, मतलब बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए अपने इन्वायरमेंट को बचाना बहुत जरूरी है। इन्वायरमेंट को बचाएंगे तब जब हम अपने प्लांट को सेव करके रखेंगे। प्लांट को सेव बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्लांट को सेव रखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा बायोडाइवर्सिटी बेस्ट रहेगा। यहाँ क्या बोला है बायोडाइवर्सिटी, याद रखिएगा हमेशा बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डिफरेंस, मतलब इसमें अनेकों क्या मतलब हर डिफरेंट के स्पीसीज के जीव पाए जाते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। हर स्पीसीज के जब जीव पाए जाते हैं उसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, वैरायटी का मीन्स याद रखिएगा भिन्नता होता है। इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो डिफरेंस हो गया, और याद रखिएगा डिफरेंस हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जब विविधता का अर्थ है जीवों की विविधता, मतलब अनेक प्रकार के जीव को रहना, उसी को डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया, बहुत आसान है। बायोडाइवर्सिटी क्या, जिसमें क्या रहता है, जहाँ पालतू जानवर से लेके जीव जंतु जितने भी छोटे मोटे जितने, और याद रखिएगा जंतु का हो गया, और साथ में क्या रखिएगा, याद रखिएगा जंतु से पहले ये भी याद रखिएगा मैक्रो बीज भी याद रखिएगा, यानी सूक्ष्म जीव भी जहां पाए जाते हैं वही सबको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इजीली समझ में आ गया तो फास्ट में हमें कमेंट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्पीसीज आर एस्टिमेटेड इन द वर्ल्ड। याद रखिएगा बोल रहा है एस्टिमेटेड के बारे में। जब भी अगर एस्टिमेटेड के बात बोलेगा, एस्टिमेटेड के बारे में, तो याद रखिएगा एस्टिमेटेड के अकॉर्डिंग से अगर एक बात आप लोग से पूछे तो याद रखिएगा वर्ल्ड में कितने ऐसे मतलब स्पीसीज के जीव के बारे में रिसर्च हो चुका है। अगर बोला जाए कि वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड में बताइए कि स्पीसीज, कितने स्पीसीज के जीव का रिसर्च हो चुका है। तो याद रखिएगा हायर प्लांट के अगर बारे में अगर बात करें कि हायर प्लांट के कितने स्पीसीज है, प्लांट्स के कितने स्पीसीज है वर्ल्ड के लेवल पर जो रिसर्च हो चुका है, तो याद रखिएगा 2,70,000 आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं, 2,70,000 आ जाते हैं क्या, हायर प्लांट का स्पीसीज जो वर्ल्ड में मतलब वर्ल्ड में इस पे 2,70,000 स्पीसीज का रिसर्च हो चुका है वर्ल्ड में, याद रखिएगा। तो एस्टिमेटेड जो एक माना गया है और रिसर्च में जो निकला है डेटा उसके अकॉर्डिंग से मैं बता रहा हूँ 2,70,000 यानी कि स्पीसीज हायर प्लांट के है। इतने जाति के हायर प्लांट पाए जाते हैं वर्ल्ड में। अगर हम बात करें एक एस्टिमेटेड लेवल पर ही तो एक हायर प्लांट हो गया, तो हायर प्लांट में भी क्या आ सकता है, हायर प्लांट के बाद अगर चले तो क्या आ सकता है, आप ही बोलिए। अलगी बोलेंगे आप,
कि अलगी के बारे में बताइए, आप बोलेंगे फंगी के बारे में बताइए, और आप बोलेंगे किसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में बताइए, राइट। और फिर आप बोलेंगे क्या, वायरस के बारे में बताइए। फिर आप बोलेंगे क्या, मैमल्स के बारे में बताइए। मैमल्स मतलब समझ रहे हैं ना, जो अपने ह्यूमन के बारे में, स्तनधारी के बारे में। आप बोलेंगे किसके बारे में, बर्ड्स के बारे में बताइए। आप फिर बोलेंगे फिश के बारे में। अगर हमने एस्टिमेटेड के तौर पे बताना चाहे तो याद रखिएगा अलगी, फंगी जो है ना, ये अलगी के बारे में 40 मतलब 40,000 स्पीसीज में पाए जाते हैं। फंगी हो गया 72,000 स्पीसीज में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जो है ना वो सिर्फ 4,000 स्पीसीज में पाए जाते हैं। वायरस जो है 50 मतलब 1,550 स्पीसीज में पाए जाते हैं। मेमल्स की बात अगर करें तो याद रखिएगा मेमल्स कितने स्पीसीज में पाए जाते हैं। बर्ड्स की बात करें तो याद रखिएगा स्पीसीज के बारे में तो 226 यानी कि 26 और 959 इतने स्पीसीज में पाए जाते हैं। 26,000 प्लस है फिश के स्पीसीज। और बर्ड्स की बात अगर करें तो ये 9700 मतलब 9,700 स्पीसीज में पाए जाते हैं। 57 से स्पीसीज में बर्ड्स के स्पीसीज है। मेमल्स की अगर बात करें तो मेमल्स की बात अगर करें तो ये भी आपको जो पाया जाता है वो 40 यानी कि 46 यानी कि याद रखिएगा 46 मतलब 46 प्लस करके यानी 4,000 कुछ प्लस करके इसका भी स्पीसीज आते हैं मेमल्स का। लेकिन अगर भारत में बात करें तो इसका फिर डेटा चेंज हो जाएगा। आइए हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो ये डेटा है, अगर भारत में बात करेंगे तो फिर डेटा चेंज हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे रेप्टाइल्स का, रेप्टाइल्स के बारे में बताए कि उसका स्पीसीज कितना होगा, तो रेप्टाइल्स के बारे में बोलेंगे तो 71 मतलब वो 7,000 प्लस हो जाएगा यानी प्लस 7100 प्लस हो जाएगा। अगर बोलेंगे एम्फीबियन के बारे में, एम्फीबियन के बारे में, तो एम्फीबियन के बारे में अगर डेटा अगर हम आपको बता दें तो याद रखिएगा इसका डेटा आ जाएगा 1 मतलब 4,000 प्लस। तो हमने 4,100 प्लस लिख दिए। 4100 प्लस आ जाता है एम्फीबियन का स्पीसीज। वर्ल्ड के लेवल पर रिसर्च हो चुका है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हमने स्पीसीज के बारे में बोले एस्टिमेटेड वर्ल्ड में, तो याद रखिएगा विश्व में अनुमानित तक कितनी प्रजातियां हैं, तो याद रखिएगा अगर बोला जाए एस्टिमेटेड तो ये सब की प्रजातियां मैंने स्पीसीज के बारे में बता दिया हूँ कि किसका किसका कौन कौन, जैसे हायर प्लांट का हुआ, अलगी का हुआ, फंगी का हुआ, बैक्टीरिया का हुआ, वायरस का हुआ, मेमल्स का हुआ, बर्ड्स का हुआ, फिशेज का हुआ, और फिर रेप्टाइल्स का हुआ, एम्फीबियन का हुआ। मैंने यहाँ पे बता दें कि इतने स्पीसीज पाए जाते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। लेकिन यहाँ जो बता रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग से अपना एक आइडेंटिफिकेशन या अपना डेटा दिया है, लेकिन मैंने सबको यहाँ क्लियर कर दिया हूँ। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। आगे फिर बताएंगे कि भारत में ये सब का स्पीसीज कितने पाए जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाटर हायर प्लांट। याद देखिए वाटर हायर प्लांट मतलब वैसा पौधा जो बिग बिग प्लांट वाला हो, जिसमें क्या हो, वुड हो। याद रखिए आप वुड के बारे में क्या है, इसके स्पीसीज कितने पाए जाते हैं वर्ल्ड के लेवल पे, तो इसके स्पीसीज जो है ना वर्ल्ड के लेवल पे याद रखिएगा 2 लाख होता है। वर्ल्ड के लेवल पे जब भी पूछेगा तो 2,70,000 आ जाते हैं। याद रखिएगा 2,70,000 हो जाते हैं किसके लेवल पे, तो याद रखिएगा वर्ल्ड के लेवल पे इसके स्पीसीज होते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि ये देखिए वेल क्या है, डेवलप्ड प्लांट्स लाइक क्या, ट्रीज एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि एक फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो क्या है एक बहुत बड़ा विकसित होते हैं, वुड के लेवल के होते हैं। आप वर्ल्ड के लेवल पे इसकी स्पीसीज बोलेंगे तो 2,70,000 प्लस हो जाता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, क्या इंसेक्ट के बारे में अगर जब भी बात करेगा, इंसेक्ट्स के कितने हैं, कीट पतंग के कितने स्पीसीज है, तो इसके स्पीसीज के बारे में अगर बात करेंगे तो हम यहाँ पे बता देते इसके स्पीसीज 10,25,000 प्लस होता है। याद रखिएगा यानी 10,25,000 प्लस होता है इसका इंसेक्ट का होता है, स्पीसीज होता है। ये बात एकदम माइंड में रखिए। यानी कि अगर प्लांट के बारे में अगर बात करें तो यानी कि ये वर्ल्ड में जो अभी तक में अगर देखा गया उसमें से 100% में से जो है याद रखिएगा 70% आते हैं प्राणी। ठीक है, प्राणी मतलब प्राणी में आ जाते हैं, और फिर इधर जो आते हैं 7 जो बचा वो 22% में आ जाते हैं प्लांट। प्राणी आ गया, इधर प्लांट्स आ गया। अब याद रखिए प्राणी में से जो है ना यानी 70% जो है स्पीसीज है इंसेक्ट का, स्पीसीज जो है इंसेक्ट का। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। मतलब 100 में से 70% जो है ये मतलब अर्थ पे क्या पाया जाता है, याद रखिएगा प्राणी पाया जाता है 70% और 22% प्लांट्स के स्पीसीज पाए जाते हैं। लेकिन जब भी अगर बात किया जाएगा कि बताइए 70 में से 70% प्राणी में से इंसेक्ट का कितने स्पीसीज है, तो 70% स्पीसीज इंसेक्टे का है। इसलिए याद रखिएगा यहाँ पे आपको हमने 10 लाख जो बताया याद रखिएगा वही, क्योंकि यहाँ पे प्राणी जो अथी है कोर्डेटा उसकी भी संख्या कम है, इंसेक्ट की संख्या बहुत ज़्यादा स्पीसीज है उसका। इंसेक्ट का मतलब कीट पतंग का स्पीसीज बहुत ज़्यादा
एग्जिस्ट कर रहा है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा मोर देन नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है, याद रखिएगा, एग्जिस्ट कर रहा है, मोर देन नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब प्यार से आप लोग देख लीजिए, यही क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं। देखिए वाट आर बोला है अलगी, अलगी के बारे में जब भी अगर बात किया जाएगा तो वर्ल्ड के लेवल पे अगर इसका स्पीसीज अगर जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड के लेवल पे बताइए इसका स्पीसीज, तो याद रखिएगा अलगी का वर्ल्ड के लेवल पे स्पीसीज बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल कितना, 40,000 मिल जाएगा स्पीसीज, वर्ल्ड के लेवल पे स्पीसीज है। और जब अगर अलगी का अगर पूछेंगे आप एक भारत के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, तो अलगी का आ जाएगा, भारत में अगर पूछेंगे तो फंगी हो गया, अलगी हो गया, तो आपको मिल जाएगा फंगी, यानी कि आपको मिल जाएगा इसका कितना मिल जाएगा जानते हैं, अलगी का आपको अलगी का मिल जाएगा, बैक्टीरिया हो अलगी का आपको मिल जाएगा वही 22,500, मतलब आपको मिल जाएगा 2500 प्लस मिल जाएगा आपको इसका स्पीसीज मिल जाएगा। कहाँ, ये भारत में मिल जाएगा, यानी कि भारत के डेटा के अकॉर्डिंग में ये आ जाएगा, याद रखिएगा। जब भारत में अगर पूछा जाएगा ना जैसे फंगी के बारे में, तो फंगी का 23,000 आ जाएगा, 23,000 आ जाएगा इसका स्पीसीज। स्पीसीज कहाँ आएगा, ये स्पीसीज ये भारत का स्पीसीज है, भारत का डेटा है। और जब भी अगर पूछा जाएगा फंगी हो गया, आपको अगर बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाएगा, बैक्टीरिया का बताइए भारत में स्पीसीज, तो 850 याद रखिएगा, 800 ये भारत का क्या है, भारत का डेटा है। और स्पीसीज किसका स्पीसीज है, तो बैक्टीरिया का स्पीसीज हो गया, याद रखिएगा। जब भी अगर पूछा जाएगा बैक्टीरिया का स्पीसीज तो इतना स्पीसीज हो जाएगा, फंगी का बोलेगा 23,000 हो जाएगा। और जब अगर एल्गी का पूछेगा भारत में तो 2500 हो जाएगा, और याद रखिएगा। और जब पूछेगा वर्ल्ड लेवल पे तो 40,000 हो जाएगा। और जब वर्ल्ड लेवल पे अगर बैक्टीरिया का पूछेगा तो याद रखिएगा 4,000 हो जाएगा, याद रखिएगा। और पूछेगा किसका, वायरस का अगर पूछेगा तो याद रखिएगा 1,500 होता है, 500 कितना 1,550, याद रखिएगा 1,550 हो जाएगा। इसीलिए ये बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 150 इतना होते हैं, 1550 होते हैं वायरस के वर्ल्ड लेवल पे होते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। अलगी के बारे में जब भी अगर पूछेगा तो याद रखिएगा सिंपल होते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्वाटिक प्लांट है, मतलब अलगी क्या है, एक्वाटिक प्लांट है, जलीय प्लांट होते हैं, जलीय प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, जलीय प्लांट्स होते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस, सरल प्रकाश संश्लेषण जलीय जीव, ये भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस अगर जब भी बोला जाएगा तो याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन को बनाते हैं और प्राप्त करते हैं, अपना जो भी न्यूट्रिएशन लेते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ये किस में होता है, अलगी में होता है, जो आप लोग को समझ में आ गया। याद रखिएगा अलगी में, अलगी क्या है, क्वाड्रेटिक प्लांट्स है, याद रखिएगा क्वाड्रेटिक प्लांट्स है जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और एक सिंपल प्लांट होता है, बहुत मजा आता है अलगी बहुत अच्छा प्लांट है और अच्छा इस तरह से याद रखिएगा। तो याद रखिएगा अलगी एक सिंपल प्लांट है, क्वाड्रेटिक प्लांट्स है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। भारत में अलगी की अगर पूछा जाए अगर वर्ल्ड लेवल तो 40,000 आ जाते हैं प्लस, और अगर पूछा जाए अलगी हो गया और पूछा जाए अगर भारत में तो इतना होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर फंगी, अगर बोले फंगी के बारे में अगर पूछा जाएगा वर्ल्ड लेवल पे कि वर्ल्ड लेवल पे इसका स्पीसीज कितना होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा वर्ल्ड लेवल पर इसका स्पीसीज जो आ जाएगा कितना 72,000 आ जाएंगे स्पीसीज। और भारत में अगर फंगी के बारे में अगर बात किया जाएगा कि फंगी का स्पीसीज कितने होते हैं भारत के लेवल पे, तो याद रखिएगा इसका स्पीसीज आ जाएगा 23,000 आ जाएगा। इतने 1000 में फंगी पाए जाते हैं। अब बात आता है कि फंगी, व्हाट इज फंगी, तो याद रखिएगा नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्सॉर्ब, यानी कि वो क्या है कि वो मतलब नॉन ग्रीन है, वो ग्रीन है, हरे रंग का नहीं होता है। और जीव क्या है, पोषण करते हैं। अलगी फंगी जो है ना, याद रखिएगा फंगी जो है ये क्या करता है, इसमें क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं होता है, क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं होता है, क्लोरोफिल इसमें ऑब्सेंट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए फोटोसिंथेसिस वो नहीं कर पाता है, ऑब्सेंट के कारण फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। फोटोसिंथेसिस इसमें नहीं हो पाता है। जब ऑब्सेंट रहेगा तो फोटोसिंथेसिस ऑटोमेटिक है कि नहीं होगा, जब नहीं होगा तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे मृत जीवी के द्वारा अपना पोषण को अवशोषित करते रहता है। तो ऑब्जर्व द नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, मतलब अपना जो भोजन है वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जो भी मृत जीव है जैसे गोबर छत्ता का प्लांट हुआ, ये सब प्लांट के अकॉर्डिंग फंगी में ये सब आ जाएगा जो अपना भोजन को न्यूट्रिएंट करते हैं। क्लोरोफिल इसमें नहीं पाए जाते हैं, तो ऑटोमेटिक जब ये नॉन ग्रीन हुआ तो ऑटोमेटिक समझिए कि क्लोरोफिल एब्सेंट रहेगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तो उसमें जानेंगे व्हाट आर बैक्टीरिया। आप जानेंगे जीवाणु क्या है, बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। ये सिंपल है, बैक्टीरिया के बारे में जब भी अगर बोला जाएगा वर्ल्ड लेवल पर कि इसका एस्टिमेटेड कितना है स्पीसीज का, तो याद रखिएगा इसका स्पीसीज का अगर बोला जाए एस्टिमेट, तो याद रखिएगा बैक्टीरिया का एस्टिमेट वर्ल्ड लेवल पे स्पीसीज कितना आएगा, तो याद रखिएगा 4000 आता है वर्ल्ड लेवल पर। अगर बोला जाएगा कि अगर भारत में इसका स्पीसीज का क्या है, स्पीसीज कितना है, तो याद रखिएगा 850, बैक्टीरिया का 850 आता है इसका स्पीसीज है। भारत में स्पीसीज इतना ही पाया गया है, एस्टिमेटेड है, बढ़ भी सकता है, घटेगा तो नहीं। अगर इन्वायरमेंट सही नहीं रहा, बायोडाइवर्सिटी सही नहीं रहा, तो घट भी सकता है इसका भी स्पीसीज। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। मैक्रोबी क्या है, मैक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है, एक तरह से मैक्रोबीज का है, और साथ में क्या है मैक्रोस्कोपिक और मतलब इस बैक्टीरिया को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय से बने होते हैं, ये सब मतलब मल्टी सेलुलर नहीं है बल्कि यूनिसेलुलर है। तो याद रखिएगा एक कोशिकीय ये सब लिविंग होते हैं, ये सब एक कोशिकीय लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, बहुत इजी है, आगे भी समझा ही दिया हूँ पहले से भी। तो याद रखिएगा बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर है। इस बैक्टीरिया को किस में रखा गया, तो याद रखिएगा एक साइंटिस्ट आए थे जिनका बर्थ हुआ था 1828 में, और उनका जो डेथ हुआ था 2012 में डेथ हुआ था, और 1928 में उनका बर्थ हुआ था। उनका नाम था कार्ल बोज नाम था। याद रखिएगा ये कार्ल बोज जो थे ना, ये एक क्या किए, आर्बिटेकर के द्वारा बैक्टीरिया को रखा गया था। किस में रखा गया था, मोनेरा किंगडम में रखा गया था। लेकिन जब ये कार्ल बोज, तो इन्होंने एक नया बनाया जिसका नाम है क्या, 3 डोमिन। याद रखिएगा 3 डोमिन सिस्टम में शिफ्ट कर दिया गया आगे चल के किसको, बैक्टीरिया को। तो याद रखिएगा बैक्टीरिया को आगे चल के कहाँ शिफ्ट किया गया, तो 3 डोमेन सिस्टम में जाके शिफ्ट कर दिया। वो किनका था मेथड, तो कार्ले बोज का ये किंगडम है जो जिसका नाम है 3 डोमेन सिस्टम। इस सिस्टम में जाके आगे चल के बैक्टीरिया को शिफ्ट कर दिया गया। तो याद रखिएगा जब भी बैक्टीरिया की बात किया जाएगा तो बैक्टीरिया को अब किसी किंगडम में नहीं स्पेशल रखा जाता है, एक नया कार्ल बोज के द्वारा जो बनाया गया एक नया क्या सिस्टम, एक तरह से किंगडम 3 डोमेन सिस्टम, उसी में बैक्टीरिया को शिफ्ट कर दिया गया। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखिएगा कार्ल बोवेज के बारे में जब पूछेगा तो 1928 और 2012 में उनका डेथ हो गया था। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग एकदम आसानी से समझ रहे हैं ना, यस कमेंट करते रहिएगा तो और मजा आएगा कि आप लोग समझे या नहीं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब इसमें जानेंगे व्हाट आर वायरसेज। जब भी अगर वायरसेज की अगर वर्ल्ड लेवल पे बात किया जाए कि इसका कितने होते हैं स्पीसीज, तो वर्ल्ड लेवल पे बात किया जाए तो याद रखिएगा 1550 होगा, 1550 होगा, यानी 1550 स्पीसीज इनके होते हैं वर्ल्ड लेवल पे। ये क्या है, नोन सेलुलर इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन से रिलेटेड है, इन्फेक्टियस एजेंट है। याद रखिएगा ये एक इन्फेक्शन करने वाला एजेंट है, इसीलिए इन्फेक्शन एजेंट इसको आप बोल सकते हैं, इन्फेक्शन एजेंट। ये इन्फेक्शन एजेंट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर एक्टिव होकर इफेक्ट डाल देता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, ये भी एक यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं। ये भी एक यूनिसेलुलर होते हैं और इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, बल्कि ये क्या करते हैं, दूसरे जीवों पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों से। तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, वायरसेज के बारे में भी जान गए, उनका जो स्पीसीज है इतना होते हैं और वो क्या है, इन्फेक्शन एजेंट है, और ये यूनिसेलुलर का इनका बॉडी बना होता है। तो ऑटोमेटिक सिंपल है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर मेमल्स। मेमल्स के बारे में जब भी अगर बात किया जाएगा तो याद रखिएगा शायद मतलब 46 मतलब 100 प्लस मान लेते हैं इसका स्पीसीज बोला गया है जिसमें स्तनधारी होते हैं। स्पीसीज मतलब ये नहीं, अब स्पीसीज में जिसमें ब्रेस्ट होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्रेस्ट क्या, ब्रेस्ट जिसमें होगा तो वो याद रखिएगा। ये हो गया चेस्ट हो गया और BREAST ब्रेस्ट हो गया। जिसमें ब्रेस्ट होगा तो उसी में क्या होगा, ध्यान रखिएगा। चेस्ट होता है मेल में होता है, मेल में याद रखिएगा एक चीज ध्यान रखिएगा, फीमेल जितने भी होते हैं ना उसमें याद रखिएगा ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट होता है, और जितने भी मेल होते हैं उसमें चेस्ट होते हैं। इसलिए आप लोग जब जिम जाते होंगे तो बोलता होगा चेस्ट। तो ब्रेस्ट जब भी अगर बोला जाएगा तो याद रखिएगा फीमेल हुआ, तो फीमेल में जो स्पीसीज है, जो भी अगर एनिमल होगा उसका स्पीसीज टोटल 4600 प्लस आते हैं, याद रखिएगा। और फिर अगर बर्ड्स की बात करें तो याद रखिएगा बर्ड्स का जो स्पीसीज है ना वो 1900 यानी कि 9700, तो समझ 9700 मतलब 9700 स्पीसीज होते हैं बर्ड्स का।
ये भी बात ध्यान में रखिएगा। और ये अगर बात करें यहाँ भारत के बारे में तो इसका फिर कट जाएगा, उसे घट जाएगा, मतलब 1000 प्लस हो जाएगा, वर्ड्स का स्पीसीज आ जाएगा। ये बात माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और समझ आते हैं। तो यह 46 हो गया और क्या प्लस हो गया स्पीसीज किसका, ब्रेस्ट वाला का, मतलब स्तनधारी जीवों का। आप बोल रहा है क्या, तो एनिमल्स दैट फीड मिल्क टू देयर यंग वंस, मतलब वे प्राणी जो बच्चों को दूध पिलाने का काम करता है। ब्रेस्ट हम बोले तो समझे, ब्रेस्ट में मिल्क होते हैं और ये इनमें ये फीमेल में पाए जाते हैं। और फीमेल का जो भी है, जो फीमेल स्तनधारी से रिलेटेड आता है तो उसमें फीमेल मेल दोनों आ जाएंगे। तो याद रखिए उनका स्पीसीज जो होता है वो टोटल होता है 4600 प्लस होते हैं, यानी 4600 प्लस होते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे आते हैं बायोडाइवर्सिटी जो टॉपिक है उसमें क्या है नेक्स्ट, व्हाट आर बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में अगर जब भी बोला जाएगा कि वर्ल्ड लेवल पर इनका स्पीसीज कितने होंगे, तो याद रखिएगा इनका स्पीसीज जो आ जाएंगे ना वो 5700 आ जाएंगे, याद रखिएगा। तो बर्ड्स का जो स्पीसीज होते हैं वो 5700 प्लस आते हैं, या 5700, हाँ 5700 प्लस स्पीसीज में बर्ड्स पाए जाते हैं वर्ल्ड लेवल पे। अगर भारत में बात करें तो भारत में आपको आ जाएगा 1000 प्लस आ जाएगा, 100 नहीं सॉरी 1000 प्लस आ जाएगा। ये आ जाएगा भारत में स्पीसीज बर्ड्स का, याद रखिएगा। ये भारत का क्या है, एस्टिमेट एक डेटा है स्पीसीज का, ये माइंड में हमेशा रखिएगा। आप बोला जाता है क्या, बर्ड्स क्या, याद रखिएगा क्या, फिथ रेड, क्या फिथ रेड एनिमल्स दैट ले एग्स। ये क्या करता है, एग देने का काम करता है, पंखों वाले होते हैं, मतलब फिथ रेड होते हैं, मतलब इसमें एक क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। पंख के द्वारा ये क्या करते हैं, अंडा देने का काम करते हैं। इनमें क्या होता है, ब्रेस्ट नहीं होता है, ये सब नहीं होता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये भी क्या, कौन सा रिप्रोडक्शन ये करते हैं, तो याद रखिएगा बर्ड्स जो है ना कौन सा रिप्रोडक्शन, तो ये एक कौन सा रिप्रोडक्शन था, याद रखिए। इसमें मेल फीमेल मिलते हैं तो ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जब भी अगर मेल फीमेल रहेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। लेकिन बात है कि ये इनका क्या मतलब ये जो फर्टिलिटी का काम क्या अंदर होता है, तो याद है फर्टिलिटी का काम जो है ना, इनका फर्टिलिटी का काम ये बाहर ही होता है, फर्टिलिटी का काम, याद रखिएगा। यानी कि ये होते हैं बाहरी, क्या करते हैं मतलब फर्टिलिटी का काम इसके अंदर में हो जाते हैं, लेकिन अंडा बच्चे का जो है ना वो अंडा बाहर में होता है। तो याद रखिएगा ये भी आंतरिक होता है। खाली फिश का जो है ना फर्टिलिटी बाहर होता है, और ईग का मतलब फर्टिलिटी अंदर में होता है, आंतरिक होता है। लेकिन एनिमल ह्यूमन में जितना ह्यूमन हुआ ये सब का फर्टिलिटी अंदर में होता है, ह्यूमन हुआ ये सब का फर्टिलिटी याद रखिएगा, फर्टिलिटी अंदर में होता है। और फर्टिलिटी ये सब का क्या होगा, आंतरिक फर्टिलिटी होगा। इंटरनल फर्टिलिटी करते हैं ह्यूमन, और बर्ड्स भी करते हैं। खाली उसका अंडा का जो है ना वो बच्चा का जो है वो बाहर में होता है। और याद है अंडा का एग मतलब ओवरी एग का जो ग्रोथ है वो आउटसाइड में होता है। और ये तो याद रखिएगा फर्टिलिटी के जब भी अगर बात किया जाएगा फर्टिलिटी, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत ही यहाँ पे आते हैं मेन पॉइंट पे आते हैं, फर्टिलिटी फर्टिलिटी आ गया। ये सब होता है इंटरनल फर्टिलिटी होते हैं इनमें। और मछली फिश में खाली इंटरनल फर्टिलिटी नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिश हुए इसमें इंटरनल फर्टिलिटी नहीं होता है, खाली इसमें होता है, फिश में इंटरनल फर्टिलिटी नहीं होता है। तो याद रखिएगा बर्ड्स में भी मतलब फर्टिलिटी का काम अंदर होता होगा, एग जो है वो आउटसाइड में ग्रोथ होते रहता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए व्हाट आर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बारे में अगर बात किया जाएगा तो याद रखिएगा रेप्टाइल्स का 17,100 प्लस होता है, इसका स्पीसीज होता है। और ये वर्ल्ड लेवल पे मैंने एक एस्टिमेट डेटा बता रहा हूँ, वर्ल्ड लेवल पे है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगर बोलेंगे आप कि ये रेप्टाइल्स का बताइए ये भारत के लेवल पे स्पीसीज, तो भारत का लेवल पे स्पीसीज इसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि भारत के लेवल पे अगर बोला जाए तो ऑटोमेटिक ध्यान रखिएगा एम्फीबियन का हो गया, यहाँ हो जाता है इतना 7100 प्लस है, तो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा कितना, तो आपको आ जाएगा 7100 प्लस है, तो वही मान लीजिए ना कि 400 प्लस भारत में इसका स्पीसीज आ जाता है। स्पीसीज अगर बात करें तो 400 प्लस आ जाता है। और भारत में एम्फीबियन का अगर बात करें, एम्फीबियन के बारे में, एम्फीबियन भी आगे आएगा, फीबियन एम्फीबियंस के बारे में बात करें, एम्फीबियंस के स्पीसीज के बारे में भारत में, तो याद रखिएगा भारत में आ जाता है 200 प्लस आ जाता है स्पीसीज। और भारत में अगर इसका रेप्टाइल्स का बात करें 400 प्लस स्पीसीज आ जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड लेवल पे 7100 प्लस स्पीसीज आ जाते हैं, और भारत में आ जाते हैं इसका स्पीसीज कितना, तो 4000 प्लस आ जाते हैं। आई होप कि समझ में आ गया। कोल्ड ब्लडेड
क्राउलिंग और एनिमल्स हैं, क्राउलिंग एनिमल्स है, याद रखिएगा। शीत रक्त वाले, रेंगने वाले, यानी कि रेप्टाइल्स वो होते हैं जो रेंगने वाले होते हैं, ये कोल्ड में जलीय मतलब कोल्ड ठंडा जगह पे ज़्यादा रहता है। जैसे रेप्टाइल्स में आपको आ जाएगा कौन आ जाएगा, फ्रॉक्स वगैरह ये सब आ जाएगा एग्जाम्पल में। वे प्राणी जो रेंगने वाले प्राणी होते हैं मतलब फ्रॉक्स, इसको ले लीजिए फ्रॉग, फ्रॉग, ये फ्रॉग से इसमें आ जाएंगे क्योंकि फ्रॉग क्या है, वही है रेप्टाइल से में आ जाते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट। तो ये नहीं है रेप्टाइल्स में फ्रॉग का भी स्पीसीज की बात करें तो इतना प्लस स्पीसीज इसके भी पाए जाते हैं ऑन अर्थ, और भारत में 400 प्लस स्पीसीज पाए जाते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब है कि व्हाट आर फिशेज, फिशेज के बारे में अगर बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे स्पीसीज के बारे में बात करें तो याद रखिएगा मतलब यानी कि 4600 प्लस हो जाते हैं, याद रखिएगा 46। नो फीस के बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा यानी कि 26 यानी कि 95 इतना हो जाते हैं, यानी 26,959 स्पीसीज हो जाते हैं। 59 है, याद रखिएगा, यानी कि इतना है, याद रखिएगा इतना स्पीसीज होते हैं। कहाँ स्पीसीज होते हैं, फीस के वर्ल्ड लेवल पे होते हैं। अगर बोलेंगे कि अगर इसका स्पीसीज भारत के लेवल पे कितना है तो इसको जानते हैं। भारत के लेवल पे इसका स्पीसीज जो है ना वो आ जाते हैं कितना, तो समझिए एक तरह से कितना आ जाएगा फीस के लेवल पे, तो फीस का आ जाएगा 2500 यानी 2500 प्लस स्पीसीज हो जाएगा आपको कहाँ, या 23 भी हो जाएगा, 2300 हो जाएगा, 2300 प्लस हो जाएगा भारत में स्पीसीज हो जाएगा, याद रखिएगा। फीस का स्पीसीज बता रहा हूँ तो ये याद रखिएगा। और बर्ड्स का स्पीसीज अगर उतना आता है, कितना आता है बर्ड्स का स्पीसीज आता है कितना 95, तो ऑटोमेटिक वो आ जाता है 100 प्लस आ जाते हैं भारत में। और ये फीस का हो जाता है 23 प्लस या 2500 प्लस स्पीसीज आ जाते हैं भारत में फीस का। ये क्या है क्वाटिक एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू लिग्स, गिल्स, याद रखिएगा। ये गिल्स के द्वारा क्या करते हैं, गिल्स के द्वारा ब्रीथिंग करते हैं। क्या करते हैं, ब्रीथिंग का क्रिया गिल्स के द्वारा करते हैं, याद रखिएगा। तो ये ब्रीथिंग के द्वारा क्या करते हैं, गिल्स के द्वारा ब्रीथिंग करते हैं। और ये एक ऐसा एनिमल है जो क्वाटिक है, एक्वाटिक है, याद रखिएगा। क्या है, एक्वाटिक है, एक्वाटिक है। एक्वाटिक मतलब जलीय है, जल में रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक्वाटिक एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू गिल्स, गिल्स के द्वारा अपना ब्रीथिंग करते हैं, एक्वाटिक है। इनका जो वर्ल्ड लेवल पे होते हैं स्पीसीज इतना होते हैं, और जो भारत में इसका जो स्पीसीज होते हैं वो 2500 प्लस स्पीसीज पाए जाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब है व्हाट आर एम्फीबियन, एम्फीबियन के बारे में अगर बात करें वर्ल्ड लेवल पे तो याद रखिएगा वर्ल्ड लेवल पे इसका स्पीसीज कितने आ जाएंगे, तो याद रखिएगा वर्ल्ड लेवल पे अगर एम्फीबियन के स्पीसीज के बारे में बात करें तो याद रखिएगा उसका स्पीसीज आ जाएगा कितना 1, और याद रखिएगा यानी कि हाँ यानी कि 4,100 प्लस आ जाएगा स्पीसीज। और जब इसका अगर भारत में बात किया जाए तो याद रखिएगा भारत में अगर बात किया जाए तो 200 प्लस आ जाएगा इसका स्पीसीज भारत में। ये बात को हमेशा ध्यान में रखिए। तो भारत में इसका स्पीसीज 200 प्लस आ जाता है, और इसका एम्फीबियन रेप्टाइल्स का ज़्यादा होता है, 400 प्लस होता है, यहाँ 200 प्लस हो जाता है। और अगर बात करें इसका वर्ल्ड लेवल पे तो 4100 क्या हो जाते हैं स्पीसीज जो होता है वर्ल्ड के लेवल पे। एम्फीबियन क्या है जानते हैं, एनिमल्स लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड क्या वाटर। ये क्या करते हैं, वाटर में भी रहते हैं और साथ में कहाँ रहते हैं, लैंड पर भी रहते हैं। जैसे मैं आप इसको समझने के लिए क्रोकोडिल्स को समझ सकते हैं, जैसे मगरमच्छ के बारे में जान सकते हैं। मगरमच्छ हुआ, मगरमच्छ हुआ, ये एक क्रोकोडाइल्स जो है, ये क्रोकोटाइल्स है, क्रोकोडिल्स। ये क्रोकोडिल्स आपको आ जाएगा किस में आ जाता है, एम्फीबियन के अकॉर्डिंग में आ जाता है, क्योंकि उसमें वो बोथ में रहते हैं, लैंड पर भी रहते हैं वाटर में भी रहते हैं। तो मगरमच्छ को यहाँ पे ले सकते हैं क्योंकि वाटर और लैंड दोनों पे ये रहते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए ध्यान रखिएगा ये एम्फीबियन कैसे जीव है, जो लैंड और वाटर दोनों में रहे उसको एम्फीबियन कहते हैं, एम्फीबियन के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इंसेक्ट। इंसेक्ट के बारे में अगर बात करें वर्ल्ड लेवल पर इसका अगर क्या वर्ल्ड लेवल पर क्या बात करें स्पीसीज का, तो याद रखिएगा वर्ल्ड लेवल पे अगर बात होगा तो याद रखिएगा 10 लाख क्या आ जाएगा 25,000 आ जाएंगे, 25,000 आ जाएंगे, 10 लाख याद रखिएगा लाख में आ जाते हैं इसका स्पीसीज आ जाते हैं। अगर भारत में अगर बात करें इसका स्पीसीज अगर कितना होगा तो याद रखिएगा 53,000 प्लस समझिए
इसी में आगे कुछ होगा, लेकिन 53,000 प्लस भारत में इसका स्पीसीज आ जाएगा इंसेक्ट का, मतलब कीट पतंग होते हैं। ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं जानते हैं, स्मॉल एनिमल्स होते हैं विथ 6 लेग्स होते हैं, मतलब इसमें 6 लेग्स होगा, याद रखिएगा, उसी को हम बोलते हैं इंसेक्ट। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं, इसको भी एक एनिमल बोला जाता है, लेकिन छोटा एनिमल बोला जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तो याद रखिएगा एम्फीबियन में आ जाएंगे मगरमच्छ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर मोलस्का के बारे में जानते हैं। ये मोलस्का एक क्या, याद रखिएगा फाइलम है, एक फाइल है जिसमें जीव रहते होंगे। तो आप बोल रहा है कि मोलस्का जीव के, मोलस्का के बारे में बताइए कि मोलस्का में कौन कौन आते हैं। मोलस्का के बारे में बोल रहा है, मोलस्क के बारे में। तो आप जानते हैं क्या है कि मोलस्क क्या है, मोलस्क क्या है, तो सॉफ्ट क्या है, बॉडीड, याद रखिएगा बॉडीड, और फिर एनिमल्स है, मतलब सॉफ्ट बॉडीड के एनिमल्स है, सॉफ्ट बॉडीड वाले, बॉडी वाले एनिमल्स है, एनिमल से, याद रखिए। अब इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, ये मोलस्का में वो आते हैं जो सॉफ्ट है, कोमल शरीर वाले जीव आते हैं। जैसे में याद रखिए मोलस्का में ये भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो याद रखिए सॉफ्ट जिसमें होगा शरीर। तो जैसे में आप ले सकते हैं इसको सॉफ्ट शरीर वाला में, जैसे स्नेक वगैरह इसमें आ सकते हैं, क्योंकि कोमल शरीर वाले प्राणी को इसमें रखा जाता है, मोलस्का फाइलम में रखा जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये क्या है नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर क्या, क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस मतलब क्रस्टेशियन मतलब जानते हैं, क्रस्टेशियन क्या है, एक्वाटिक एनिमल्स लाइक क्रैब्स एंड प्रॉन्स। आप समझते हैं प्रॉन्स और क्रैब्स के बारे में क्या बोल रहा है, बोल रहा है केकड़ा और झींगा जैसे जलीय प्राणी, मतलब ये जो ना क्रस्टेशियन के बारे में जब भी बात करेगा तो याद रखिए ये जलीय जीव होते हैं, और इसमें दो आते हैं, एक क्रब्स आ जाते हैं, केकड़ा आ जाते हैं, और प्रॉन्स आ जाते हैं, प्रॉन्स मतलब झींगा आ जाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये सब क्या हो गया, ये सब एक तरह से एक्वाटिक लिविंग हो गया, एक्वाटिक जीव हो गया। आई होप कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आते हैं व्हाट आर नेमेटोड्स। आप समझते हैं कि नेमेटोड के बारे में, कि नेमेटोड क्या है। अब देखिए ये राउंड वर्म है, नेमेटोड मतलब समझिए क्या, कि गोल कृमि आते हैं, ये गोल कृमि है, और गोल कृमि क्या है, तो ये एक तरह से क्या है, ये सब परजीवी के अंतर्गत आते हैं, परजीवी के अंतर्गत आते हैं, परजीवी के अंतर्गत आते हैं। इसको सेप्रोफाइटिक में रख सकते हैं, या नहीं तो आप पैरासिटिक में भी रख सकते हैं। तो ये सब गोल कृमि है, तो गोल कृमि मतलब हो गया आपको क्या, तो वही अवशोषण करने का, तो ये सब पैरासिटिक में आ जाएंगे, पैरासिटिक्स, पैरासिटिक में आ जाएगा, सॉरी पैरासिटिक क्या है, ये न्यूट्रिशन करने का क्या है, प्रोसेस है, हेटरोट्रॉफिक का पार्ट है पैरान्यूट्रिसिक, तो याद रखिएगा। इसमें पैरासिटिक में ये आ जाएगा गोल कृमि, उस तरह से अपना भोजन को प्राप्त करेंगे। मृत गोबर छत्ता आ जाते हैं सेप्रोफैटिक में, और पैरासिटिक में गोल कृमि जैसे जीव आ जाएंगे जो किसी पे पास में रहकर उसको अवशोषण करने का काम करते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तो जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये देखिए व्हाट आर, प्रोटोजुआ के बारे में जानते हैं। प्रोटोजुआ भी क्या, एक फाइलम के नाम है, एक फाइल के नाम, तो इसको फाइलम बोलिए या फाइल बोलिएगा तो ऐसे लिख दीजिएगा फाइल। और तो याद रखिए प्रोटोजुआ तो जैसे पोरीफेरा बोला क्या, यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, मतलब माइक्रोस्कोप जिसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाएगा, माइक्रोस्कोपिक क्या है ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या है यूनिसेलुलर, मतलब ये सब यूनिसेलुलर मतलब एक सेल के द्वारा तैयार होते हैं, इसके में ज़्यादा सेल की आवश्यकता नहीं पड़ते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया प्रोटोजुआ क्या है। प्रोटोजुआ एक फाइलम है, उसमें वही रहते हैं जो यूनिसेलुलर प्लांट, जो भी यूनिसेलुलर को सेल से जो बने होते हैं वो सब जीव प्रोटोजुआ फाइलम में पाए जाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब बोला स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या समझते हैं, प्रजाति विविधता क्या होता है। अब समझते हैं कि डाइवर्सिटी मतलब समझ रहे हैं ना, डिफरेंटिलिटी के बारे में बात किया जाए। डाइवर्सिटी मतलब याद रखिएगा डिफरेंटिलिटी के बारे में बात हो रहा है, और डिफरेंटिलिटी जो है, डिफरेंटिलिटी याद रखिएगा, लिटी, डिफरेंटिलिटी, एक मिनट रुक जाइए, व्हाट डिफरेंटिलिटी में अगर आएंगे तो यहाँ जानते हैं डिफरेंटिलिटी में, डाइवर्सिटी में तो डिफरेंटिलिटी हो गया, स्पीसीज मतलब समझ रहे हैं ना, यानी एक डाइवर्सिटी में अनेकों स्पीसीज के जीव रहते होंगे। किसी क्षेत्र में प्रजाति की विविधता मतलब कोई ऐसा मतलब होना चाहिए एरिया, जिस एरिया में अनेक टाइप के एरियाज ऐसा होना चाहिए जिसमें अनेक टाइप के स्पीसीज के जीव पाए जाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होते हैं। ऐसे एरिया जहाँ पे एक ही स्पीसीज के पाए जाते हैं जीव, उसको स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। किसी क्षेत्र में प्रजातियों की विविधता मतलब अनेक वेराइटी ऑफ स्पीसीज एन एरिया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखिए याद रखिएगा एक चीज याद रखिएगा,
स्पीसीज डाइवर्सिटी जब बोलेगा तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ। स्पीसीज डाइवर्सिटी याद रखिएगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी अगर जब बोला जाएगा ना तो एक चीज और ध्यान में रखिएगा, और यहाँ भी याद रखिएगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी बोला जाएगा तो याद रखिएगा डाइवर्सिटी का अपना पार्ट होते हैं। डाइवर्सिटी का 3 पार्ट होते हैं। एक होते हैं, कौन होते हैं? स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी हो गया, एक हो गया स्पीसीज डाइवर्सिटी, दूसरा हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गया, डाइवर्सिटी हो गया, और फिर हो जाता है कौन? तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। लॉजिकल डाइवर्सिटी आ जाते हैं। अब ये देखिए इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो जब भी अगर स्पीसीज लेवल पे जब अगर डिफरेंट रहे जो जीव में, उसी को बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। जो स्पीसीज लेवल पर डिफरेंट हो उसको बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। जैसे हो गया कोई प्लांट हुआ, पौधा हुआ, और पौधा प्लस कोई जंतु हो गया, जो आपस में किस लेवल पे होना चाहिए? डिफरेंट। दोनों स्पीसीज लेवल पे डिफरेंट होना चाहिए, और दोनों एक ही क्षेत्र में रह रहा है। जैसे में काऊ बुफैलो एक ही क्षेत्र में रह रहा है तो वो डिफरेंट स्पीसीज डाइवर्सिटी लेवल पे आ गया। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोलॉजी डाइवर्सिटी आगे समझते हैं। इसको समझने के लिए यहाँ पे अब जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? स्पीसीज डाइवर्सिटी अब समझ में आ ही गया होगा, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में जानते हैं। और जेनेटिक डाइवर्सिटी जब बोलेगा तो एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब प्लांट हो और प्लस या मान लीजिए एनिमल हो, कोई भी मतलब जीव हो, मतलब कोई भी जीव के बारे में ले लेते हैं। एनी वन मान लीजिए लिविंग के बारे में ले लेते हैं। एनी वन लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं। एनी वन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, एनी वन लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया। अब ये जो है ना जेनेटिक लेवल पे जब डिफरेंट अगर पाया जाता है, डिफरेंट होता है जेनेटिक लेवल पे, क्या हो जाता है? डिफरेंट। याद रखिएगा, डिफरेंट अगर जेनेटिक लेवल पे हो गया तो उसी को हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। वेरिएशन विथिन अ स्पीसीज मतलब जेनेटिक लेवल पर जब जीवों में डिफरेंट पाया जाता है उसी को बोलते हैं क्या चीज? जेनेटिक डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का 3 टाइप होते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? व्हाट इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जब बोलेगा तो समझ जाएगा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में जैसे होगा समुद्र में कुछ जीव ऐसे हो, जैसे समुद्र हो गया, जैसे रेगिस्तान हो गया, रेगिस्तान हो गया, और जैसे में क्या हो गया? अब नदी हो गया, फिर झील हो गया। इस सब एरिया में जो झील हो गया, इस सब एरिया में जहाँ जो जीव रहते हैं उसके बारे में बोलते हैं कि इस लेवल पे जब डिफरेंट हो तब उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इस इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में समुद्र, रेगिस्तान, नदी, इस तरह के डाइवर्सिटी में जो जीव रहते हैं उसको इकोलॉजी डाइवर्सिटी बोला जाता है। अगर आप बोलेंगे कि बताइए स्पीसीज डाइवर्सिटी में कौन कौन सा एग्जाम्पल आएंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी में, तो जब स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात किया जाएगा तो ले सकते हैं जैसे आम का प्लांट, आम का पौधा हुआ। भारत में आम का पौधा 1000 किस्म में पाया जाता है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर बात किया जाए कि अगर ये स्पीसीज डाइवर्सिटी में और कौन, तो याद रखिएगा धान का जो प्लांट होता है ना, धान का प्लांट, वो धान का पौधा का 50,000 किस्म होता है हमारे भारत में। 50,000 इसका किस्म होता है, याद रखिएगा। वैरायटी होता है 50,000, आम का 1000 किस्म होता है भारत में, और यही होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। अगर बात करेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में कि इसका एग्जांपल दीजिए जेनेटिक डाइवर्सिटी में, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में आ जाएगा क्या चीज़? हॉट स्पॉट के बारे में आ जाएगा। हॉट स्पॉट में कौन आ जाएगा? तो वेस्टर्न घाट आ जाएगा। वेस्टर्न घाट हुआ, ये सब हो गया। हिमालय हुआ, हिमालय, ये सब हो गया आपका वेस्टर्न यानी डाइवर्सिटी में आ जाता है। और इसको इसको क्या बोलेंगे? जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलेंगे। हॉट स्पॉट एरिया को बोलते हैं, जिसको वेस्टर्न घाट हो गया, हिमालय हो गया, इस सब क्षेत्र में रहने वाले जीव को कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इकोलॉजिकल में अगर जब बात करेंगे तो समुद्र में रहने वाला, रेगिस्तान में रहने वाले जीवों को बोलते हैं वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम, विभिन्न परिस्थिति के तंत्रों की विविधता को। तो यानी इकोलॉजिकल मतलब सिस्टम, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी उसको बोला जाएगा। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसे बोला जाएगा जब इस सब क्षेत्र में जो जीव रहते हैं उसको बोला जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जानते क्या है। जेनेटिक डाइवर्सिटी हमारे भारत को भी ऐड किया जाता है। 15 ऐसे देश में हमारे भी देश को शामिल किया जाता है, क्योंकि भारत में भी हॉट स्पॉट बहुत सारा एरिया है, क्षेत्र है, जहां भारत को भी 15 देशों में शामिल किया जाता है। जिस देश में ये जेनेटिक डाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट का क्षेत्र ज़्यादा है उसमें। आई होप कि पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लोरा। फ्लोरा जब भी अगर बोला जाएगा तो स्टार्टिंग में हम बोल दिए कि फ्लोरा जब बोला जाएगा तो याद रखिएगा फ्लोरा मतलब होता है पेड़ पौधा के बारे में बात हो रहा है, तो वैसा क्षेत्र जिसमें पेड़ पौधा पाए जाते हैं। प्लांट लाइफ ऑफ रीजियन, तो याद रखिएगा किसी क्षेत्र की पौधे की दुनिया, मतलब पौधे की दुनिया को हम फ्लोरा बोला जाता है। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन की तरफ जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज फौना। जब फौना अगर बोला जाएगा तो समझ जाएगा एनिमल के बारे में बोल रहा है, यानी कि एनिमल जहाँ रहते हैं, एनिमल से रिलेटेड, प्राणी से रिलेटेड, जंतु से रिलेटेड रहने वाले सभी को, प्राणी हो, जंतु हो, ये सब जीव जहाँ रहते हैं जिस दुनिया में, उसको बोला जाता है फौना। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब मेरा है व्हाट इज, क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को जानते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है, ये है स्थलीय, स्थलीय, स्थलीय क्या है, स्थलीय क्या से इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, स्थलीय इकोसिस्टम मतलब जहां पे हो गया भूमि हो गया, उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। भूमि क्षेत्र को बोलते हैं भूमि इकोसिस्टम, मतलब कि टेरेस्ट्रियल जहां पे हो गया स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, वहीं उसी को बोलते हैं। जैसे लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, भूमि से रिलेटेड आधारित तंत्र को, जहां भूमि हो उसी इकोसिस्टम को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं। टेरेस्ट्रियल, हम बोले थे ना आपको टेरेस्ट्रियल मिलेगा, एक्वाटिक मिलेगा और फिर इकोलॉजिकल मिलेगा सिस्टम, वो जानेंगे अभी। तो टेरेस्ट्रियल को जान गए, जो भूमि से रिलेटेड है डाइवर्सिटी, उसको जान गए। अब है व्हाट इज एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक मतलब जो वैसा क्षेत्र जहां जल हो, यानी पानी का क्षेत्र हो, जल हो पानी का क्षेत्र हो, दोनों को एक ही बोला जाता है वाटर बेस्ड इकोसिस्टम। ऐसा इकोसिस्टम जहां पानी हो, जल की मात्रा हो, जल वाला सिस्टम को, इकोसिस्टम को एक्वाटिक इकोसिस्टम कहते हैं। आई होप जहाँ जल में रहते हैं, जल में भी जीव रहते हैं, भूमि पर भी रहते हैं, इस एरिया को ये नाम से जाना जाता है एक्वाटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और फिर इकोलॉजिकल इकोसिस्टम अभी आएगा, जो देखने को अभी मिलेगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो है, देखिए। व्हाई इज इंडिया रिच इन बायोडाइवर्सिटी। एक मिनट रुक जाइए। हाँ अभी हो गया, ये जान गए ना, हाँ एक्वाटिक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इंडिया रिच इन बायोडाइवर्सिटी, समझते हैं भारत जैव विविधता में समृद्ध क्यों है। आप समझते हैं कि व्हाई इज इंडिया रिच इन बायोडाइवर्सिटी, समझते हैं। ड्यू टू वेराइड, क्या वेराइड क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी, यानी कि याद रखिएगा भारत में विविध जलवायु और भौगोलिक स्थिति के कारण, यानी कि हमारे भारत में दो चीज स्थिति के कारण। एक क्या है, क्लाइमेट। हमारे भारत में बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट है, और साथ में क्या है, क्लाइमेट भी है और साथ में क्या है, ज्योग्राफी भी है। तो ज्योग्राफी के कारण याद रखिए, ज्योग्राफी के कारण हमारा देश एक रिच डाइवर्सिटी के, बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। ये दो के चक्कर में आते हैं, इसीलिए याद रखेगा रिच बायोडाइवर्सिटी। अगर भारत क्यों आते हैं तो याद रखेगा बायोडाइवर्सिटी, रिच बायोडाइवर्सिटी में इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे देश में क्लाइमेट और ज्योग्राफी का मात्रा अधिक मात्रा में पाया जाता है। स्थिति क्या है, विविध, मतलब विविध डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट्स और ज्योग्राफी हमारे भारत में पाए जाते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं रिच बायोडाइवर्सिटी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट। तो विविध मतलब विभिन्न प्रकार बायोडाइवर्सिटी में भारत रिच क्यों, अमीर क्यों है, इसलिए क्योंकि क्लाइमेट्स डिफरेंट टाइप के भारत में पाए जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कंजर्वेशन के बारे में जानते हैं। कंजर्वेशन के बारे में, ये क्या, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का अगर कोई प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि पीएम को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आते हैं, तो एसपीजी कमांडो आते हैं। तो याद रखिए कंजर्वेशन एक ऐसा है जो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसको आना जरूरी है, कंजर्वेशन को रहना जरूरी होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट, मतलब बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए अपने इन्वायरमेंट में पेड़ को संतुलन बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए इन्वायरमेंट को सेफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए हमें प्लांट को बचाना बहुत जरूरी है। प्लांट को सेफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट। प्लांट सेफ रहेगा तो सब सेफ रहेगा। हमारा जो भी स्पेसीज है उसका क्या नहीं होगा, वो खत्म नहीं हो सकता है, स्पेसीज यहाँ से डिस्ट्रॉयड नहीं हो पाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। ईट मेंटेनेंस और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए बायोडाइवर्सिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सभी जीव के स्पेसीज तभी बचेगा जो बायोडाइवर्सिटी क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। और क्या है बायोडाइवर्सिटी किसको बैलेंस करता है, इकोलॉजी को बैलेंस करता है। ये माइंड में हमेशा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एक्सटिंक्शन। या एक्सटिंक्शन मतलब याद रखिएगा वो जो समाप्त हो गया हो, समाप्त होना। एक्सटिंक्शन मतलब समाप्त होना, खत्म हो जाना। खत्म क्या हो जाना, तो वैसे स्पेसीज खत्म हो जाना जो अब धरती पर पाया नहीं जाता है, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जो एग्जिस्ट नहीं करेगा समझिए वो पूरा तरह से क्या हो गया, वो हो गया एक्सटिंक्शन।
तो एक्सटिंक्शन वर्ड के द्वारा हम वो सभी स्पीसीज को ये करते हैं, शो करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट जो नहीं करेगा स्पीसीज, उसको हम एक्सटिंक्शन वर्ड के द्वारा हम क्या करते हैं, सूचित करते हैं, शो करते हैं। बोल रहा है क्या चीज, परमानेंट डिसअपीयरेंस ऑफ अ स्पीसीज, वैसे स्पीसीज जो हमेशा के लिए क्या हुआ, विलुप्त हो गया, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पृथ्वी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो कहीं पे, तो उसको हम एक्सटिंक्शन कहते हैं। एक्सटिंक्शन के द्वारा वो अब जो प्राणी है, जो स्पीसीज है, वो अब समाप्त हो चुका है। किसी प्रजाति का अस्थाई मतलब टेरेस्ट्रियल, याद रखिएगा, टेरिस्ट को याद रखिएगा, टेरेस्ट्रियल याद रहेगा। जो हमारे भूमि पर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो स्पीसीज, उसी को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो स्पीसीज, उसी को हम बोलते हैं एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शंस बोलते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेम वन हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ भारत में 2 हॉट स्पॉट डाइवर्सिटी के बारे में नाम बता देता हूँ, लेकिन यहाँ एक ही पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा। हॉट स्पॉट, जब हॉट स्पॉट बोलेगा भारत में तो हिमालय हो गया, हिमालय हो गया, और याद रखिएगा वेस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया। ये 2 ऐसे हैं जो हॉट स्पॉट एरिया है, ये दोनों है हॉट स्पॉट एरिया, याद रखिएगा। तो हॉट स्पॉट एरिया की बोला एग्जाम्पल देने के लिए तो हम देंगे वेस्टर्न घाट का एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया है। तो याद रखिएगा, हिमालय भी दे सकते हैं, वेस्टर्न घाट भी दे सकते हैं। जब भी अगर हॉट स्पॉट भारत के बारे में पूछेगा तो वो नेम वन हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जो वो बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्पॉट के अंतर्गत पाए जाते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या, व्हाट इज द क्या मेन कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने से हमें क्या क्या हो सकता है, वो मेन बोल रहा है, तो मेन जानते हैं। हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन मतलब डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड मतलब बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने से क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी के लॉस हो जाने से याद रखिएगा जितने भी स्पीसीज है वो सब, और जितने भी क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, ये सब डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, जिसको बोला गया है, क्या बोला गया है यहाँ पे, याद रखिएगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रॉयड को ही डिस्ट्रैक्शन बोला गया है। मतलब अगर हमारा बायोडाइवर्सिटी अगर लॉस हुआ तो जितने भी जीव है सब डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मेन जो बोल रहा है एग्जाम्पल देने के लिए वो बोल रहा है हैबिटेट, आवास का विनाश होना। मतलब आवास का विनाश होने से हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस में चला जाएगा। इसीलिए हमें इन्वायरमेंट को बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्यार से हमारे अपने अपने बायोडाइवर्सिटी में रह सके, अपने अपने डाइवर्सिटी में रहेगा। तो उसका आवास हैबिटेट को बचाना होगा, उस हैबिटेट को बचाएंगे तभी कोई जीव रहेगा। अब जैसे कोई बर्ड्स है, कोई एनिमल्स है, अब उसका क्या है कि आवास टूट गया तो वो तो धीरे धीरे विनाश से हो जाएगा। तो मेन है कि आवास खत्म होना, यानी वो अब विनाश की तरफ जा रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो जानेंगे डीप और डिटेल में। जहाँ पर समझ में नहीं आया होगा, जो भी कन्फ्यूजन होगा कमेंट जरूर कीजिएगा, पूरा ध्यान रखा जाएगा और आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।